हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं अपना नंबर बता दे रहा हूँ। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में इस समय क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन। 9718412187। जिसको भी ज़रूरत हो, शाम को 6 से 7:30 हिंदी चलता है, 8 से 9:30 अंग्रेजी चलता है। टाइम आगे पीछे किया जा सकता है। आप लोगों को ये वीडियो फ्री में उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मनोबल ऊंचा बना रहे और चीज़ें इसी तरह से आप लोगों को उपलब्ध होती रहें। आप लोगों को पता ही है, मैं मुख्य रूप से यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ। साथ ही मैं स्टेट पीसीएस को भी कवर करता हूँ। और मेरे जो मुख्य विषय हैं वो पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये ऑप्शनल में है जो अब केवल यूपीएससी में ही रह गया मुख्य रूप से। रीजनल सेंटर तो ज़्यादातर ने हटा ही दिया है ऑप्शनल। और जीएस में जीएस पेपर सेकंड के सभी सेगमेंट, पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, आईआर, और जीएस पेपर थर्ड के इंटरनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ये सभी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। तो आप इसमें शिरकत कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस है। 2,000 रुपये केवल आईआर का रखा गया है, 5,000 रुपये केवल पॉलिटी का रखा गया है और 20,000 रुपये ऑप्शनल का रखा गया है। मार्केट के 1/3 से भी कम। आप मार्केट में जैसे 30,000 लोग लेते हैं केवल एक सेगमेंट पढ़ाने का, मैं 5,000 लेता हूँ, तो एक छठवां हिस्सा है। मेरा फ़ोन नंबर है 9718412187। अनिल कुमार श्रीवास्तव के नाम से है। 9718412187, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह ब्रिक्स शिखर बैठक से संबंधित है और चीन द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ से चीज़ों को ईज करने समझने में उसकी उस तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उधर जो भारत था, जो चीन था सॉरी, और भारत इधर था। यानी पूरा पश्चिम की तरफ भारत था और पूरब की तरफ चीन था। चीन तिब्बत साइड में था, जो चुशुल सा एरिया है। तो उसने अपनी सेनाएं हटा ली हैं डेप्सांग और डेमचोक इलाके से, और इस प्रकार से पीपी पॉइंट 11 से लेकर 14 तक खाली हो गया है पेट्रोलिंग के लिए। इसी तरह से पेंगोंग सो झील के आसपास के इलाके को उसने खाली कर दिया है और पेंगोंग झील के भी इलाके को उसने अलाउ कर दिया है। भारत 2020 के पहले जहाँ तक पेट्रोलिंग करता था, भारत पे फिंगर 4 तक ही जा पाता था। जो पहाड़ी का झील की तरफ निकला हुआ नुकीला भाग है नाखून की तरह से, उसे फिंगर एरिया कहती है सेना। लोकल नेम उसके कई हैं। तो इस प्रकार से उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब आइए हम लोग, आप सभी लोगों को पता होगा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना को मिला करके ब्रिक का गठन किया गया था वर्ष 2006 में, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन को संबोधित करने के लिए राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष पहुंचे हुए थे 4 देशों के, और उनके विदेश मंत्री पहुंचे हुए थे। उसके कुछ दिन पहले इब्सा का गठन यानी इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका का गठन हो चुका था। ब्रिक के बारे में जिम ओ'नील ने वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के मुख्य इकोनॉमिस्ट के रूप में काम करते हुए कह दिया था कि जो ग्रोथ रेट इनका है, अगर ये मेंटेन रखे, एक उदीयमान अर्थव्यवस्था बनी रहे, इमर्जिंग इकोनॉमी बनी रहे, तो आने वाले 2050 में ये G7 की इकॉनमी को पीछे छोड़ देंगे और दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। अब ये आपको हम बता दें, 45% तो हिस्से इनकी जनसंख्या हिस्सेदारी है। पूरे विश्व की जनसंख्या में 45% जनसंख्या इन्हीं के पास है और 27% जीडीपी है। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार में, एक्सचेंज रेट बेसिस के आधार पर, जिस आधार पर हम डॉलर के टर्म में किसी सामान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीदते और बेचते हैं, अगर हम खर्च के आधार पर देशों के साथ देखें, भारत में रहते हुए
अगर हम एक आदमी 12,000 रुपये महीना खर्च करता है और यही अगर वो अमेरिका में कुछ डॉलर में खर्च करता है तो उसके लिए पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी का इस्तेमाल करते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं। तो उसके आधार पर तो भारत विश्व की पहले चौथी और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है। अभी विश्व की एक्सचेंज रेट बेसिस के आधार पर पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चीन है, नंबर 3 पर जापान है, नंबर 4 पर जर्मनी है, नंबर 5 पर जो है भारत ही है। तो भारत जापान को पीछे छोड़ करके तीसरे नंबर की विश्व अर्थव्यवस्था बनने की कवायद में जुटा है। नरेंद्र मोदी जी का दावा है कि वर्ष 2027 तक हम इस टारगेट को भी अचीव कर लेंगे। अब देखना है कि क्या कर पाते हैं। खैर, ब्रिक्स का जन्म वर्ष 2006 में हुआ था। ब्रिक का ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना का। तो इनके विदेश मंत्रियों ने एवियान शहर जो न्यूयॉर्क से सटा हुआ लोअर मैनहट्टन में ही है, जहाँ न्यूयॉर्क में जहाँ यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय है, उसी से थोड़ी दूरी पर एवियान शहर है। वहीं ये लोग मिले और इन लोगों ने तय किया कि भाई ऐसा है कि ब्रिक नामक एक संगठन रहेगा। तो इन लोगों ने ब्रिक का गठन किया और वर्ष 2009 में रूस के एकटरिनबर्ग नामक शहर में इसकी पहली शिखर बैठक हुई। एकटरिनबर्ग एक खूबसूरत शहर है, आर्थिक कारोबार का गढ़ भी है। तो वहीं रूस ने इसका आयोजन किया था। वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका भी, इसमें जैकब जुमा साहब अफ्रीकी रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, RSA भी बोलते हैं उसको, उसके प्रेसिडेंट थे। तो जैकब जुमा साहब ने दिलचस्पी दिखाई और वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका भी ब्रिक में शामिल हो गया। वही इसका नाम बदल करके ब्रिक्स कर दिया गया। अभी तो ब्रिक्स प्लस हो गया है। जो भी शिखर बैठक हुई है इस साल जनवरी में, 4 अन्य देश भी इसमें शामिल हो गए। शामिल तो होने वाले थे 6 देश। अर्जेंटीना ने भी अप्लाई किया था, लेकिन अर्जेंटीना के जो नए राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसमें शिरकत करने से मना कर दिया। और सऊदी अरेबिया, जो प्रिंस सलमान है सऊदी अरेबिया के, तो सऊदी अरेबिया ने ये कहा कि अभी हम इस पर विचार करेंगे, विचार कर भी रहे हैं। लेकिन UAE इसमें शामिल हो गया, ईरान इसमें शामिल हो गया, इथियोपिया इसमें शामिल हो गया है, इजिप्ट इसमें शामिल हो गया है। यानी 5 देश पहले थे, अब ये बढ़ कर के 9 हो गए हैं। अब हालांकि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से केवल ब्राज़ील का ही रिप्रेजेंटेशन है। अर्जेंटीना भी अगर शामिल हो जाता तो अच्छा रहता, लेकिन अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं हुआ और उसने नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करके भी नाम विड्रॉ कर लिया। तब उसके लिए कोई क्या कहेगा। उसको लगा कि ब्राज़ील के से कहीं आच्छादित ना हो जाएं, इस वजह से उसने या अमेरिका के दबाव में, चूँकि थोड़े से पहले वामपंथी था लेकिन थोड़ा पूंजीवाद की तरफ उसका झुकाव है, तो हो सकता है अमेरिका ने दबाव डाला हो और अर्जेंटीना ने अपना नाम वापस ले लिया हो। वैसे ब्राज़ील में कोई भी सदस्य शामिल हो सकता है। बस ब्रिक्स में कोई भी सदस्य शामिल हो सकता है। बस ब्रिक्स के जो मेंबरान हैं, जो सदस्य देश हैं, उनमें से किसी कोई आपत्ति नहीं हो, यानी कॉन्सेंसस एक राय के आधार पर दूसरे या नए देशों को ब्रिक्स में शामिल किया जा सकता है। ब्रिक्स भी अपना विस्तार करना चाहता है, विस्तार कर भी रहा है। ठीक वैसे ही जैसे CO में कुछ नए सदस्य देश शामिल किए गए हैं, उसी प्रकार से ब्रिक्स भी विस्तार कर रहा है। चूँकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, यानी जिसे IBRD कहते हैं, या वर्ल्ड बैंक सिस्टम कहता है, जिसमें 5 संस्थाएं आती हैं, IDA, IFC, IDA वगैरह भी सब उसी में आते हैं। इक्री सेट आता है, मीगा माइगा भी पढ़ते हैं उसको, वो भी आता है। तो ये सब के सब जो हैं उसी में आते हैं। ठीक है, तो 5 जो वर्ल्ड बैंक सिस्टम हैं उनका उनका जो रुख है वो पश्चिमी देशों की ओर झुका रहता है और पश्चिमी देशों के नियंत्रण में भी रहते हैं। कहा जाता है वर्ल्ड बैंक सिस्टम पर अमेरिका का कब्जा है, जबकि IMF पर
यूरोपीय संघ का कब्जा है। तो ब्रिक्स इसे तोड़ना चाहता है, इसीलिए वो ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बनने के लिए अपना लगातार विस्तार कर रहा है। और आपको बताते चलें, एकटेरिनबर्ग में ही मल्टीपोलर वर्ल्ड की कल्पना की गई थी, यानी विश्व के में कई धुरी होनी चाहिए, केवल एक या दो धुरी रहने से काम नहीं चलेगा। उससे विश्व की जो प्रणाली है, सांस्थानिक प्रणाली, वो चौपट हो जाती है, पायस हो जाती है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाती है। इसके बारे में कभी चर्चा हम बाद में करेंगे। एक्चुअली ये पॉलिटिकल साइंस का एक कॉन्सेप्ट भी है, रियलिस्ट का। एनार्किकल वर्ल्ड सिस्टम इसके तहत पढ़ा जाता है, खास करके गांटू वर्ग का जो मॉडल है वो इसी की ओर इशारा करता है। तो खैर, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से हम आपको बता रहे थे ब्रिक कैसे ब्रिक्स हुआ, और ब्रिक्स की पहली शिखर बैठक यानी साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद जो पहली शिखर बैठक सान्या में हुई थी, जो चाइना में है, SANYA, उसमें कई चीज़ें तय हुई, जिसमें सबसे प्रमुख जो मुद्दा था वो मल्टीपोलर वर्ल्ड का वही था जो एकटेरिनबर्ग में कहा गया था। उसी को एक्चुअली दोहराया गया था 2012 में भी। और मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ब्रिक जो है, जो ब्रिक्स हुआ बाद में चल करके, वह वास्तव में एक ग्लोबल बॉडी अब जा कर के बना, चूँकि उसमें साउथ अफ्रीका का भी रिप्रेजेंटेशन है। नॉर्थ अमेरिका में तो दो ही प्रमुख देश हैं, अमेरिका और कनाडा, वहाँ से कोई रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, और वो होगा भी नहीं, चूँकि वो तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो G7 में ही अपना भविष्य देखते हैं, और चीन और रूस कभी चाहेंगे भी नहीं कि वो ब्रिक में शामिल हो। तो इस प्रकार से ब्रिक्स में साउथ अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का भी रिप्रेजेंटेशन हो गया, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का भी रिप्रेजेंटेशन हो गया, एशिया का हो ही गया है। तो इस प्रकार से केवल एक नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका बचता है। सेंट्रल अमेरिका जिसमें निकारागुआ, होंडुरास वगैरह आते हैं, ये तो छोटे मोटे मुल्क हैं, इनको शामिल करने या नहीं करने का कोई मतलब नहीं है। खैर, मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ब्रिक जो है एक ऐसा इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, भले ही 9 देश हैं, लेकिन इसका ग्लोबल विस्तार अब हो चुका है, और उसके अपने अपने लाभ हैं। जैसे सबसे बड़ा लाभ है, सभी देशों को इन्वेस्टमेंट और कनेक्टिविटी के अवसर मिलेंगे, यानी एक दूसरे से जुड़ने का और एक दूसरे जगह पैसा लगाने का और वहाँ के संसाधनों के दोहन का पूरा अवसर मिलेगा, वहाँ के बाजार का पूरा अवसर मिलेगा। खैर, जो 4 लक्ष्य हैं ब्रिक्स के, उनमें एक डेवलपमेंट और म्यूचुअल जो असिस्टेंस है, और एक कनेक्टिविटी है वो, और एक सिक्योरिटी और पीस है। तो ये 4 प्रमुख लक्ष्य हैं। इसमें सिक्योरिटी और पीस को लेकर के पश्चिमी देश जो है वो थोड़े से स्केप्टिकल रहते हैं, थोड़े सशंकित रहते हैं। उनका कहना है कि चीन और रूस ये चाहते हैं इसे नाटो का विकल्प बनाया जाए। तो नाटो के विकल्प के रूप में भाई केवल इतने देशों को शामिल करने से तो काम चलेगा नहीं, उनका कहना है। चूँकि उनकी संख्या 32 हो गई है, तो हालांकि उसमें छोटे छोटे देश हैं, यूरोप के ऐसे देश हैं जो चीन में कई हो जाएंगे, यानी मुझे लगता है 8 तो चीन में ही समा जाएंगे, और 7 के करीब रूस में, सॉरी, भारत में समा जाएंगे, और 11 करीब रूस का एरिया तो आज भी बहुत बड़ा है। वो सोवियत रूस के ज़माने में भी सबसे ज़्यादा था, आज भी 1 करोड़ 70 लाख है वर्ग किलोमीटर के करीब है। तो रूस का एरिया बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि रूस के सोवियत रूस के विघटन के बाद जनसंख्या का भले ही बिखराव हुआ हो, लेकिन एरिया में ज़्यादा फर्क नहीं आया है। 2 करोड़ के आसपास पहले था, अब 1 करोड़ 70 लाख के करीब है, वर्ग किलोमीटर में है, वर्ग मील में नहीं, वर्ग किलोमीटर में है। दूसरे नंबर पर 99 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ कनाडा है, तीसरे नंबर पर चाइना है, 5वें नंबर पर आपका अमेरिका है, 6वें नंबर पर ब्राज़ील है, और सॉरी, चौथे नंबर पर अमेरिका है। 1 2 3 4, हाँ, 5वें नंबर पर ब्राज़ील है, 6वें नंबर पर भारत है। तो इस प्रकार से जो है भारत भी
टॉप 10 में एरिया के हिसाब से है। जनसंख्या में तो कहा जा रहा है कि उसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन की आबादी माना जा रहा है कि 1 अरब 42 करोड़ है। भारत की आबादी 1 अरब 45 करोड़ हो गई है। तो 45% जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन ब्रिक्स करता है, ऐसे ही नहीं करता है। 27 खरब अमेरिकी डॉलर के बराबर इसकी एनुअल जीडीपी है, जो पीपीपी के आधार पर 33 खरब अमेरिकी डॉलर बैठ जाती है। और एरिया के दृष्टि से 30% जो ज़मीन उपलब्ध है, भाई अब यहाँ अंटार्कटिका पर तो कोई रहता नहीं है, लेकिन अगर सब चीज़ों को जोड़ लें तो उसके 30% भूभाग पर या भूखंड पर अकेले ब्रिक्स देशों का कब्जा है। तो एरिया की बात कर लीजिए, या जीडीपी की बात कर लीजिए, या जनसंख्या की बात कर लीजिए, इन सब में डोमिनेटिंग पोजीशन है ब्रिक्स के। ब्रिक्स के 4 उद्देश्य हैं। एक आपको बताया सिक्योरिटी और पीस है, दूसरा डेवलपमेंट है, तीसरा म्यूचुअल असिस्टेंस है, चौथा कनेक्टिविटी है। ये 4 प्रमुख उद्देश्य हैं और ये एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी इसमें देश शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही देश के अलग अलग कोई भाग शामिल हो जाएं, ऐसा तो है नहीं। ये देशों, इसीलिए इसको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हालांकि सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नैम को माना जाता है यूनाइटेड नेशंस के बाद, और थर्ड पे आता है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें 57 इस्लामिक देश शामिल हैं। अरब लीग को पहले माना जाता था, लेकिन अरब लीग को पीछे छोड़ दिया है अब OIC ने। खैर, तो इसके बारे में हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो ब्रिक शब्द क्वाइन किया था जिम ओनिल ने। यह अस्तित्व में आया 2006 में। इसकी पहली शिखर बैठक वर्ष 2009 में हुई। वर्ष 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। वर्ष 2012 में 10-11 में 11 आ गया था वो, आप कह सकते हैं 11 शिखर बैठक में हुआ। एनुअल शिखर बैठक इसकी होती है, लेकिन 11 में शामिल नहीं हुआ। 12 में जो सानिया में शिखर बैठक हुई उसमें ये शामिल हुआ औपचारिक रूप से, और उसी में यह सदस्य भी बना। वर्ष 2016 में भारत में 3 बार ये संगठन का आयोजन हो चुका है, जिसमें अभी हाल में वर्ष 2021 या 2022 में हुआ था नई दिल्ली में। इसके पहले वर्ष 2016 में आयोजित किया था नरेंद्र मोदी ने ही, और वो हुआ था गोवा के पणजी में। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो ब्रिक्स है वह इस मामले में महत्वपूर्ण है कि ब्रिक के जो देश हैं वो सभी अपने दमदार देश हैं अपने अपने कॉन्टिनेंट में, और वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन जैसा डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं, उन्होंने इफ्सा के गठन के बाद ही कहा था कि भाई ऐसा है कि इफ्सा ब्रिक्स से 2 मामलों में आ गया है। पहली बात तो यह है, भले 3 कॉन्टिनेंट पर फैले हुए हैं, लेकिन विचारधाराएं, खान पान, रहन सहन, संस्कार एक जैसे हैं तीनों देशों के। तो इफ्सा में ज़्यादा पॉलिटिकल यूनिटी दिखाई पड़ती है, ये यूनिजन दिखाई पड़ता है, एक रूपता दिखाई पड़ती है। आप कह सकते हैं कि राजनीतिक एक संगठन दिखाई पड़ता है। और दूसरा ये है कि उनका आपस में कोई विवाद नहीं है। जैसे चीन और भारत का LAC को लेकर पिछले 4 साल विवाद चला है। चीन का मानना था कि भारत झूठे जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बीच में ला देता है, और उसे तो व्यापार को अलग रखना चाहिए और सीमा विवाद को अलग रखना चाहिए। लेकिन भारत ने मोदी के नेतृत्व में साफ कर दिया कि सीमा विवाद हल होगा तभी व्यापार स्मूथ होगा, या चीन के साथ अन्य रिश्ते बहाल होंगे। तो चीन समझ गया था, पुतिन ने भी समझाया भाई अमेरिका चाहता है आप और भारत लड़ें, जिससे वो एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके चलाए। तो इस वजह से आप बेहतर है भारत के साथ समझौता कर लीजिए और अमेरिका जैसे देश को मौका मत दीजिए, क्योंकि हम और यूक्रेन दोनों नहीं चाहते थे युद्ध हो, लेकिन अमेरिका यूक्रेन को चढ़ा करके हमसे युद्ध करवा रहा है, अस्त्र शस्त्र की सप्लाई करके, और यूक्रेन को हमसे युद्ध लड़ने के लिए मजबूर करता है। और यूक्रेन इसीलिए लड़ रहा है, उसका बहुत सारा नुकसान होगा, उससे बहुत सारे एरिया पर हमने कब्जा भी कर लिया, लेकिन फिर भी
व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये चीज़ समझ नहीं आती और यूक्रेन को युद्ध में धकेले हुए। उनको पता है कि आने वाले समय में एक न एक दिन रूस के आगे हम आत्मसमर्पण करेंगे, लेकिन अभी वो लड़ रहे हैं और देखते हैं कब तक लड़ते हैं। लड़ते-लड़ते जब थक जाएँगे तो अपने आप सरेंडर कर देंगे। तो इस प्रकार से वो भारत और चीन के बीच में, भारत भी बहुत ताकतवर देश हो गया है, मिलिटरीली और इकोनॉमिकली दोनों। हालांकि युद्ध से भारत बहुत पीछे चला जाएगा। आर्थिक तरक्की जो भारत की हो रही है वो अचानक रुक जाएगी, क्योंकि सारे संसाधन फिर तोड़ फोड़ की कार्रवाई में लग जाएंगे, यानी विस्फोटक पदार्थों को अरेंज करने या अस्त्र शस्त्र में लग जाएंगे। इस वजह से ये चीन के साथ लिए भी नुकसानदायक है और भारत के लिए भी। सोवियत रूस और यूक्रेन के युद्ध ने बता दिया किसी भी देश को छोटा नहीं समझना चाहिए। 2.5 साल से ऊपर हो गया, अभी तक रूस और यूक्रेन गुत्थम गुत्था हैं और कोई फैसला, सोवियत रूस नहीं, रूस की बात हम करिए। अब तो सोवियत रूस खत्म हो गया है। रूस जो है अभी भी यूक्रेन के साथ गुत्थम गुत्था है। 2.5 साल से ऊपर हो गया, अब तो 3 साल हो जाएगा फरवरी में, और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। 2022 फरवरी से ही ये युद्ध चल रहा है, जबकि विश्व एक्सपर्ट ये मानते थे 1 सप्ताह का खेला है, उसके बाद यूक्रेन सरेंडर कर देगा, क्योंकि रूस एक जायंट देश है और उसके पास 70 से अधिक आणविक हथियार भी हैं। हालांकि आणविक हथियारों का प्रयोग वह नहीं करेगा, क्योंकि फिर कर देने के बाद तो एक बार अगर कर दिया तो भय खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे देश भी उसके ऊपर पलटवार कर सकते हैं। इस वजह से वो भी जानता है भाई इसका भारी नुकसान हमको उठाना पड़ सकता है। इस वजह से वो न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग नहीं करेगा। वो नहीं चाहेगा कि 1962 के क्यूबन क्राइसिस जैसी कोई घटना फिर घटे। चलिए, तो इस प्रकार से ब्रिक और ब्रिक्स की आलोचना करते हुए मनमोहन सिंह कहते हैं भाई इसमें तालमेल का भारी अभाव है। ब्रिक्स में जो इप्सा में तालमेल है, भले ही वो 3 महाद्वीपों में फैले हुए हैं, गोंडवाना लैंड के हिस्सा हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है ये तीनों देश यानी भारत, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में, भारत, ब्राज़ील और साउथ, इप्सा नाम है ना, इन तीनों में पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की अधिक संभावना दिखती है और ब्रिक्स में चीन के रहते हुए ये संभावना कम दिखती है। सोवियत रूस समझा तो सकता है चीन को, खुल करके चीन का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि एपेक की शिखर बैठक में चीन और शिखर बैठक के साइड लाइन पर चीन और रूस के बीच सबसे बड़ा गैस समझौता हुआ है, जिससे चीन रूस से गैस खरीदता है और मोटा पैसा देता है। तो इसमें दो चीज़ों पर चर्चा नहीं हुई। एक तो ये लोग चाहते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी बने। न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन तो 2014 में ही कर दिया था इन लोगों ने, जब फोर्टालिजा जो कि ब्राज़ील में है उसका घोषणा पत्र आया था और कॉन्टीजेंटी रिजर्व फंड के भी घोषणा कर दिया था। यानी आपातकाल के दौरान एक दूसरे की मदद करने के बजाय के साथ साथ, न बजाय नहीं के साथ साथ ये दूसरे देशों को भी जो इसके सदस्य नहीं है उनकी भी मदद करेंगे। इसके लिए कॉन्टीजेंसी रिजर्व फंड का गठन किया गया था और जो जिस पेडअप कैपिटल के आधार पर बराबर हिस्से में इन 5 देशों के कंट्रीब्यूशन से जो जिस बैंक का गठन किया गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, उसका मुख्यालय शंघाई में ही रहा, पुडोंग में के पास ही रखा गया है और उसमें सबको कुछ न कुछ मिला। जैसे ब्राज़ील में उसका गठन हुआ, साउथ अफ्रीका रीजनल सेंटर्स का हेड है, जो रूस है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हेड है और भारत के पहले इस बैंक के अध्यक्ष पहले भारतीय थे, पारिक साहब। तो इस प्रकार से सभी देशों को कुछ न कुछ इससे हासिल हुआ। अब इसका विस्तार और हो गया है, देखते हैं आगे क्या होता है। जो नए देश प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये नोट कर लीजिए कौन कौन देश शामिल हुए हैं। तो इथियोपिया, मिस्र, ईरान और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, कौन कौन शामिल हो सकते हैं। अभी हाल में तो अर्जेंटीना ने नॉमिनेशन ही वापस ले लिया, तो सऊदी अरब इसमें शामिल हो सकता है, मलेशिया भी इसमें शामिल हो सकता है, जो दोनों एशियाई देश हैं।
यानी साउथ अफ्रीका से किसी देश को आना चाहिए था, साउथ अमेरिका से, सॉरी, साउथ अमेरिका से। अभी अर्जेंटीना ने ही नॉमिनेशन किया था, लेकिन अब तो उसने नाम वापस ले लिया है। देखना है ब्राज़ील के अतिरिक्त, अब चूँकि दूसरा कोई बड़ा देश वहाँ ऐसा, कोलंबिया वगैरह इतने बड़े हैं नहीं कि भाई वहाँ से वो आ सकें, और पेरू भी छोटा देश है, और भी जो हैं वो छोटे देश हैं, उरुग्वे वगैरह भी छोटे देश हैं। तो कौन है उसमें शामिल होगा, ये देखना होगा कि भाई कौन अब अर्जेंटीना की जगह शामिल होता है। इसके लिए ज़रूरी है आपसी विश्वास बहाली, और आपसी विश्वास बहाली तभी संभव होगा जब आपस में ये लोग एक दूसरे के साथ अपने विवाद को निपटा लेंगे। वैसे चीन के लिए लगता है कि ये काम आसान है, क्योंकि ज़्यादातर दक्षिण अमेरिकी देश वामपंथी विचारधारा के हैं। चीन खुद भी वामपंथ को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, लेकिन चीन थोड़ा सा दो कदम आगे जाता है। व्लादिमीर लेनिन की तरह से प्योर मार्क्सवादी नहीं है वो, थोड़ी सी लड़ाई भिड़ाई में विश्वास रखता है। और जब से शी जिनपिंग ने दादागिरी दिखाते हुए वो लीडर तो बन ही गए हैं, साथ ही वर्ष 2035 तक राष्ट्रपति रहने की जो कवायद उन्होंने शुरू कर दी है, उसके मद्देनज़र ये देश थोड़े से सशंकित भी हैं। उनको लगता है कहीं हम लोगों पर भी इन्वेस्टमेंट के बहाने डिक्टेटरशिप न थोप दिया जाए, और कोई नौसैनिक अड्डा न बना दिया जाए, जैसा कि जिबौती में चीन ने किया है, अफ्रीकी देश जिबौती में किया, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर स्थित है। खैर, ब्रिक्स के बारे में हमने डिटेल चर्चा किया। आपको हम एक चीज़ और भी बता दें, ब्रिक में 2016 में जब पणजी में आयोजन इसका हुआ था, तो नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे, क्योंकि उसी समय सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पीओके इलाके में, जो सरकार के अनुसार और सेना के अनुसार वहाँ कई आतंकवादियों को ये मार गिराए थे। तो ऐसी दशा में जो सरकार ने दावा किया, या जो आर्मी ने दावा किया, उस समय डीजीएमओ जो थे रणवीर सिंह, उन्होंने इसकी घोषणा की थी, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन इसकी हिंदी होती है, कि भाई ऐसा हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके इतने आतंकवादियों को मार गिराया, और स्पेशल फोर्स के 150 जवान गए थे ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक करने, और प्रधानमंत्री साहब एक एक मिनट की खबर ले रहे थे। खैर, जो भी हुआ, अभी बहुत हल्ला था भारत आक्रमण करेगा, लेकिन मैंने कहा कोई आक्रमण नहीं करेगा। कारण एक, अब चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ एक बैठे हुए हैं। चीन ने खुल करके बोल दिया है कि वो अनुच्छेद 370 के कुछ वाक्यों को हटाने का विरोध करता है, और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किए जाने का विरोध करता है। तो टू फ्रंट का वार का खतरा बना रहेगा। इसी वजह से मुझे नहीं लगता है कि कठुआ वगैरह में जो आतंकवादी हमले हुए हैं, उनको सबक सिखाने के लिए नरेंद्र मोदी सेना को कुछ ऐसा बोलेंगे। आपको बता दें, युद्ध हमेशा एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। जो पॉलिटिशियन होते हैं वही युद्ध कराते हैं, लड़ती भले ही सेना है। सेना राय दे सकती है, लेकिन डिसीजन अंतिम जो है नेता ही लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में काम किया। वो चाहते नहीं थे कि सार्क को ज़्यादा तरजीह दिया जाए, क्योंकि सार्क में तो पाकिस्तान भी है, और वो पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बीमिस्टेक को प्रमोट करना शुरू कर दिया। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है ये बीमिस्टेक, और बीमिस्टेक में बांग्लादेश शामिल तो है ही, अफगानिस्तान को शामिल कर लिया जाएगा। यानी बांग्लादेश इसमें शामिल है, भारत इसमें शामिल है, उधर से थाईलैंड और म्यांमार शामिल हैं। यानी जो आसियान के 10 मेंबर हैं उसमें 2 सदस्य वो हैं। इधर श्रीलंका और नेपाल भी शामिल हैं, जो इसमें भूटान भी शामिल है। जो इसमें शामिल नहीं हैं उनमें मालदीव है, अफगानिस्तान है, इन लोगों को शामिल कर लिया जाएगा। बांग्लादेश शामिल है ही। तो भारत ने सार्क के विकल्प के रूप में बिमस्टेक के गठन को का प्रस्ताव रखा था। मैंने बिमस्टेक को इवॉल्व करने का प्रस्ताव रखा था। उस समय तो म्यांमार की आंग सान सू की, जो इस समय जेल की सज़ा काट रही है, हाउस अरेस्ट रही हैं, 2021 फरवरी में वहाँ हलैंग ने तख्ता पलट करके और अपना नियंत्रण कर लिया था। फिर से सैन्य शासन लागू कर दिया था म्यांमार में। तो वो जनरल इस समय आर्मी जनरल वही हैं,
तो इस प्रकार से आंग सान सू की, लेकिन उस समय आंग सान सू की फ्री थी, उन्होंने ही बिमस्टेक की शिखर बैठक जो कि साइड लाइन पर साथ ही साथ हुई थी ब्रिक्स के, तो उसमें शिरकत किया था। और उसमें यह तय हुआ कि भाई फलाने फलाने देशों को भी इसमें शामिल करके इसका विस्तार किया जाएगा। ये टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन से संबंधित एक संगठन है, जो कि पुनः एक इंटर गवर्नमेंटल संगठन है, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय संगठन भी है। यानी ये भारत और सुदूर पूर्व एशियाई देशों से लेकर के पूर्व एशियाई देशों को कनेक्ट करता है, जुड़ता है, उनके आर्थिक हितों को एक करता है, सिक्योरिटी डायलॉग को पीसफुल तरीके से बढ़ावा देता है, यानी शांतिपूर्ण तरीके से आपसी विवाद हल करने का बढ़ावा देता है। इसी के यही शंका है दक्षिण अमेरिका के देशों को, जिसे वो शामिल होने से घबराते हैं, कतराते हैं ब्रिक्स में। उनको लगता है चीन बहुत डोमिनेंट है इसमें, ब्रिक्स में, कहीं ऐसा न हो कि हम लोगों के साथ भी दादागिरी दिखावे। खैर जो भी है, तो इस प्रकार से हमने कोशिश किया कि ब्रिक्स के सभी प्रमुख सम्मेलन उनकी उपलब्धियों आदि का जिक्र करें। इसमें एक चीज़ और जिक्र करना हम रह गए थे, बाकी बाकी था, वो था आतंकवाद का जिक्र। यानी इसमें नरेंद्र मोदी के सुझाव पर आतंकवाद को भी शामिल किया गया, और एस जयशंकर भी इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने भी कुछ पॉइंट बताए थे। 5 पॉइंट में उनको आप समझ लीजिए, पहले विकास, दूसरा सहयोग, तीसरा कनेक्टिविटी, चौथा सिक्योरिटी, पांचवा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इस प्रकार से उन्होंने भी इन 5 बिंदुओं को रेखांकित किया कि ये 5 चीज़ें इसमें शामिल। तो संयोग से डेवलपमेंट में ये पांचों चीज़ें, इसमें एक को छोड़ करके 4 चीज़ें तो आती हैं, या 2 को छोड़ करके 4 चीज़ें तो आती हैं। वैसे बिना सहयोग के कोई डेवलपमेंट तो होगा नहीं, केवल सिक्योरिटी को आप अलग कर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से सिक्योरिटी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी, ये 4 इसके प्रमुख लक्ष्य हैं। ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को, सैन फ्रांसिस्को चार्टर को मानता है, जिसमें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देने की बात कही गई है। यानी ये तो पंचशील में जो भारत और चीन के बीच 1954 में शाइन हुआ था, बीजिंग में घोषणा हुई थी, उसमें भी पीसफुल को एग्जिस्टेंस था। इसमें भी है, यानी शांतिपूर्ण। चीन भारत को चैन से रहने दे तब तो सही, पाकिस्तान भारत को चैन से रहने दे तब तो सही। ब्रिक्स में से पाकिस्तान तो नहीं है, लेकिन एस में तो है। एस का तो अस्थायी सदस्य है भारत के साथ साथ, और वो शामिल इसीलिए हुआ है कि चीन जो है कश्मीर का मुद्दा उठाएगा मंच पर, और पाकिस्तान उस पर भड़केगा, और अब इंडिया वहाँ बैठा रहेगा। इंडिया को बैठा कर उसको नीचा दिखाया जाएगा, विद चाइनाज बैगिंग। रूस चूंकि चीन से मदद लेता है तो वो खामोश रहेगा, वो तटस्थता का रोल अदा करेगा। किसी और देश की इतनी हिम्मत है नहीं वो चीन का विरोध करे। ईरान भी उसी के पाले का देश है, भले ही भारत के साथ उसकी निकटता है, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा वो झुका हुआ है चीन की ओर। ऐसी दशा में वो भी कुछ नहीं बोलेगा, और इस प्रकार से भारत को नीचा दिखाना आसान होगा। लेकिन भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, एस के मंच पर कोई द्विपक्षीय मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। द्विपक्षीय मुद्दा केवल द्विपक्षीय स्तर पर ही। जब भी ऐसा होगा तो भारत इस तरह की शिखर बैठक में शिरकत करना बंद कर देगा। तो तब से अभी एस की बैठक हुई थी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, जिसमें एस जयशंकर को भेजा था, नरेंद्र मोदी ने खुद नहीं गए थे। उसमें द्विपक्षीय मुद्दा जानबूझ करके पाकिस्तान ने उठाया, कश्मीर का मुद्दा ज्वाइंट स्टेटमेंट में उठा दिया विद चाइनाज बैकिंग। लेकिन अब जब LAC से सेनाएं हटा लिया है चीन ने, उस साइड में यानी पूर्व साइड में वो था, पश्चिम साइड में हम थे, तो व्लादिमीर पुतिन ने समझाया भाई अमेरिका दक्षिण एशिया में हस्तक्षेप करने का कोई बहाना ढूंढ रहा है, आप बुरे फंस जाओगे। आपको भारत से लड़ा करके वो भारत के कंधे पर तीर रख करके चलाएगा, और वो आपसे भारत को लड़ाता रहेगा। भारतीय बाजार का दोहन वो अस्त्र शस्त्र के लिए करता रहेगा। इसलिए बेहतर है कि भाई यही ना एक मुद्दा है, सैनिकों को थोड़ा पीछे हटा लो और भारत को पेट्रोलिंग की इजाज़त दे दो। काहे के लिए अमेरिका के दखल के अवसर पैदा कर रहे हो।
चीन के बाद दिमाग में ये बात समझ में आ गई और चीन ने वहाँ से सेना को हटा लिया। अब मोंदो और सॉरी डेमचुक और डेपसांग एरिया से हटा लिया है सेना को चीन ने, जिसके कारण जो है अब वहाँ भारत पेट्रोलिंग कर सकेगा। पॉइंट 11 से 14 तक वो आ जा सकेगा। साथ ही वह जो पेंगोंग सो लेक है और पेंगोंग लेक है, पेंगोंग लेक में एक फिंगर एरिया है। पहले तो चौथे फिंगर एरिया पर बेस लाइन था भारत का, लेकिन उसको ढकेल दिया था तीसरे पर चीन ने। तो 4 तक भारत पेट्रोलिंग कर सके, जाने को तो 8 पॉइंट तक जा सकता है, 8 फिंगर एरिया तक जा सकता है, लेकिन बेस चौथे पर ही रहेगा। यानी 2020 के पहले की स्थिति को बहाल कर दिया है इस समझौते के अनुसार। कहा यह जा रहा है इसमें व्लादिमीर पुतिन की बहुत बड़ी भूमिका है। फिर नरेंद्र मोदी ने इस मामले को डिप्लोमेटिकली हल किया, इसलिए उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। राजनाथ सिंह और एस जयशंकर इसमें दोनों इन्वॉल्व थे। चाइना की तरफ से वांग ही इसमें शामिल थे, क्योंकि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरपर्सन चीनी प्रेसिडेंट ही होता है, चाइनीज प्रेसिडेंट ही होता है। इसलिए बिना शी जिनपिंग के इशारे के तो ये हुआ नहीं होगा। शी जिनपिंग चाहे होंगे तो ब्रिक्स समिट में भाग लेने से 2 दिन पहले ये घटना घटी और सैटेलाइट इमेजरी बताती है दोनों देश अपने अपने टैंक वापस ला रहे हैं, अपनी अपनी सेनाएं वापस ला रहे हैं। अच्छी खासी तादाद में उनके सैनिक भी वहाँ थे, 50 से 55 हज़ार, या कुछ लोग तो 58 हज़ार तक कहते हैं। वही संख्या मैचिंग भारत ने भी लगा रखी थी कि भाई आपका काम केवल सीमा पर नज़र रखना है, एलएसी पर चीन कोई खुराफात न करने पाए। और अक्टूबर का महीना है, अब अपर रीचेज जो हैं या हायर लैटिट्यूड पर बर्फ जमनी शुरू हो गई है। चीन को लगा कि भारत अब पहले जैसा भारत है नहीं कि वो बर्फ को बीट ना कर पाए। बर्फ की चादर भले बिछ रही है, लेकिन उस पर चलने के लिए उसके पास जूते हैं, मोजे हैं, और उसी तरह कपड़े हैं, उसी तरह से उसके पास शिविर भी हैं, कैंप भी लगा सकता है। तो तिरपाल वगैरह जो है सब उसके उसी हिसाब से बनाए गए हैं। इस प्रकार से चीन को समझ में आ गया कि भारत आर्थिक रूप से भी मजबूत है और सैन्य रूप से मजबूत है, न्यूक्लियर पावर स्टेट है भी। और अग्नि 5 के परीक्षण के बाद चीन थोड़ा घबरा भी रहा है, क्योंकि पूर्वी चीन जहाँ प्रशांत महासागर के सहारे उसका मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो सब भारत के मिसाइल की जद में है, टारगेट में है। और भारत ने नरेंद्र मोदी के समय में कितने और आणविक हथियार बना लिए होंगे, इसको लेकर के सिपरी या अन्य एनजीओ एकदम खामोश हैं, चुप हैं, केवल अनुमान लगाते हैं भारत के पास 160 के करीब आणविक हथियार होंगे, पाकिस्तान के पास थोड़े से ज़्यादा हैं। लेकिन मान लीजिए नीति ही तो 3 जनवरी 2003 को भारत ने एक नीति ही की तो घोषणा की थी, भाई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे आणविक हथियारों से। नीति को बदलने में कितना टाइम लगता है, और ये कोई ढोल बजा के बताता थोड़ा है कि हमारे पास इतने आणविक हथियार है। मान लीजिए आपके पास AK-47 हो, हमारे पास दूनाली हो, आप जीवित रहेंगे तब तो चलाएंगे। आपके हथियार चलाने के पहले ही हमने आपको ठोक दिया, तो अब तब आप क्या करेंगे? तब तो आप ऊपर चले जाएंगे, AK-47 धरा का धरा रह जाएगा। तो इस प्रकार से चीन के बात दिमाग में बात समझ में आ गई और वह पीछे हटना ही श्रेयस्कर समझा है। कहा जा रहा है इसमें व्लादिमीर पुतिन के समझाने बुझाने का असर हुआ है और मोदी की कूटनीति की जीत हुई है। जो राहुल गांधी ये कहा करते थे कि चीनी सैनिक चीन 1200 किलोमीटर अंदर आकर के बैठ गया है लद्दाख में, तो अब वो ये बात शायद ना कह पाएँ, क्योंकि विरोधी दलों से नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगता है एक और इनिशिएटिव ले लिया है वापस। और अब देखना है आगे नए मुद्दे क्या होते हैं। धन्यवाद।